अगर आप ईपीएफओ के आंकड़े देखेंगे तो ईपीएफओ का आंकड़े क्या कहते हैं आज की तारीख में? 18 करोड़ रोजगार पूरे देश में 10 सालों में नए रोजगार वहां पे ईपीएफओ में जो है, जो जिसको आप कहते हैं प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 18 करोड़ बढ़े हैं। यानी कि 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है जो कि जिनका प्रोविडेंट फंड कट रहा है। ये संगठित क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। देश में अगर आप बात करेंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए का 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हुआ था 2014 में। ये देश की बात कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से 44 लाख करोड़ रुपया हमारे 10 वर्ष के शासनकाल में खर्च हुआ। तो कहां 12 लाख करोड़ रुपए और कहां 44 लाख करोड़ रुपए? उसमें आप यही जवाब दीजिए ना, वो आंकड़ों से आपको जवाब दे रहे हैं आलोक साहब, आंकड़ों से जवाब दे रहे हैं। आपने लखनऊ एक्सप्रेस वे गिना दिया, तो सर बुंदेलखंड और पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेस भी बन रहा है और डिफेंस कॉरिडोर भी यही बन रहा है। अब ये भी तो आपको देखना चाहिए ना सर। पूर्वांचल एक्सप्रेस, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बन रहा है, बन गया है। उद्घाटन इनके उसमें हुआ, उसकी जमीन अधिग्रहण उसका, वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो बात उसकी नहीं है। जैसे मैंने गिना दी चीजें, अब बात हुई कर की, तो एक तो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कर जो था पहले जो सरकारें थी तब वैट हुआ करता था जो मैक्सिमम 12% हुआ करता था। आपकी सरकार ने 18% जीएसटी, 18 भी उससे ऊपर भी था जो बहुत शोर मचाने के बाद कम किया गया। आपने तो 28% तक जीएसटी लगा दिया था। तो आज जब आप 18% अंग्रेजों की तरफ जो है देश की जनता से लगान वसूलेंगे तो कर तो बढ़ेगा ही। जब आप इतना इतना जीएसटी लेंगे सबसे, तो इसीलिए तो आदमी परेशान है कि वो कहां कहां जीएसटी दे। तो अभी उसकी भी तो लिमिट देखिए ना, महंगाई की दर देख लीजिए। आपकी सरकार आई थी, सिलेंडर 390 रुपए का था, आज 1100-1200 रुपए आपने पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो उसमें कोई छुपा तो है नहीं, तो सबको पता है कितना महंगा है सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, और गैस विश्व में सबसे महंगी गैस है, आप गूगल कीजिएगा तो सबसे महंगी गैस पूरे विश्व में भारत की जनता को जो है आपकी सौगात मिल रही है। लेकिन विजय साहब, अब अगर आज के दौर में भी कोई कर, अगर कोई कर नहीं लग रहा है आप आम जनता पर, बिजली की रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करेंगी, या इंडिविजुअल को भी ये बाहर तो महसूस हो रहा है ना कि उसे देश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। अब आप कहेंगे हम बिजली दे रहे हैं, पहले की सरकार तो बिजली नहीं देती थी। तो आपने कोई बिजली का नया प्लांट लगाया नहीं है जो आप बिजली बढ़ा दें। अगर आपने बिजली का नया प्लांट लगाया होता तो इंडस्ट्रीज को आप नई बिजली दे पाते, तब तो इंडस्ट्रीज बढ़ती। सिर्फ कर के माध्यम से ये बात कह देना, तो कर का मैंने आपको बता दिया, आप तो टैक्सेस आए दिन नए टैक्स तो बढ़ते। अतुल सेठ साहब, अतुल सेठ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और एमएसएमई की सेक्टर्स पे आप हम डिस्कस करें। मैं मेजर साहब की बात, ठीक है, आलोक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अतुल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, जल्दी से आलोक जी। देखिए मेजर साहब किस इतिहास में जी रहे हैं मुझे पता नहीं है। आज भारत जो है विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, शायद इनको पता नहीं है, जानकारी कर लीजिए। आज चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भारत का है पूरे विश्व में। तीसरी बड़ी एविएशन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आज विश्व का है। 5वीं बड़ी शक्ति सोलर एनर्जी कंजम्पशन में आज भारत की है। चौथा स्थान आज ग्रीन एनर्जी में भारत का है। डिफेंस प्रोजेक्शन हमारा 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। $600 बिलियन का रिजर्व है आज भारत के पास। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति और बड़ी रक्षा शक्ति के रूप में आज जो है बैठा हुआ है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। विश्व का अग्रणी देश बनने की कगार में भारत है और हमारा निर्यात $775 बिलियन तक पहुंच गया है। यह भारत की विकास गाथा है। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है कि आज जो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 साल के अंदर हमारे कार्यकाल में ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि हम 10वें स्थान से भारत को 5वें स्थान पर लेकर के आए हैं। और अगर हम कहते हैं कि 5वें से तीसरे स्थान पर जाएंगे तो हम करके दिखाएंगे। आईटीआर के 3 करोड़ आईटीआर दाखिल होते थे, आज 8 करोड़ आईटीआर दाखिल हो रहे हैं। अगर भारत प्रगति नहीं कर रहा है तो कैसे आईटीआर बढ़ गए? 2014 से पहले 10 सालों में खाली 13 करोड़ वाहन बनते थे, आज 2024 में 21 करोड़ से अधिक वाहन जो है बन रहे हैं। तो अब आप विकास की बात कर रहे हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि जो है हम भारत पीछे जा रहा है। यही सोच बदलने की बात है, क्योंकि विश्व को, भारत को, मोदी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। यह मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप क्या कर सकते हैं अच्छा यह बताइए जनता को। आपके नेता क्या करने वाले हैं यह बताना चाहिए आपको। आपके इंडी गठबंधन में तो घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी अलग छोड़कर चली गई है, नीतीश कुमार अलग छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश में आते आते हो सकता है यहां भी कुछ नहीं छोड़कर लोग चले जाएंगे आपको। आप अभी भ्रम में मत रहिए। और देश की जनता जानती है कि मोदी जी के हाथ में उनका भविष्य सुरक्षित है।
ठीक, मेजर साहब जल्दी से कुछ कहना चाहे तो कह दीजिए, क्योंकि मुझे फिर अतुल सेठ जी से एक रिएक्शन लेना है। नहीं देखिए, अभी जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, तो मैंने कहा ना कि एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया है कि अफगानिस्तान जो एक बहुत ही खराब स्थिति में है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके रुपए से आप इंडियन रुपी को अपने फोन, स्मार्टफोन आपके पास होगा ही, तो उस पर गूगल पे मिला लीजिए, तो हमारी जो नहीं सर, ये तो गलत आंकड़ा बता रहे सर, कहाँ है ऐसा गूगल? मैंने आप ये बात हमेशा करते हैं चर्चा में। नहीं हाँ, मैं करता हूं क्योंकि मैं सर अब इतने भी हम, आप सुनिए सर, इतने भी अनपढ़ नहीं बैठे मेजर साहब कि अफगानिस्तान से हमारा रुपया कमजोर हो गया। मैं माफी चाहूंगा सर, इतना झूठ मत बोलिए सर। करके दिखा दीजिए सर, आप करके दिखा दीजिए। आप मुझे ये इल्जाम कभी मत लगाइएगा। आप मैं चैनल, हम अफगानिस्तान से भी पीछे पिछड़ रहे हैं सर, ये तो आपका हमारा रुपया इतना तो कमजोर नहीं हुआ। गूगल पे सर्च कर लीजिए, इंडियन रुपी वर्सेस अफगान, दोनों कितने आसपास है, और कई तारीखों पे अफगानिस्तान की करेंसी भारत से ऊपर है कुछ पैसे, आप देख लीजिए, आप कर लीजिए सर। ये आंकड़ा जरूर लाइए, अखिलेश जी से कहिए कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें इस पर, तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी सर। आपने बात की सर, ये बहुत बड़ी है और चर्चा बनेगी सर ये देश में, अगर ऐसी बात है तो। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ, मैं करके ही बोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ नेट पे मैं वही बोलता हूँ, मैं सुनी सुनाई बात कभी नहीं करता हूँ। तो जो भी दर्शक सुन रहा है, मैं उससे ये निवेदन करूंगा आपके चैनल सर, मैंने ये जरूर देखा था, इंडेक्स में भी आप हमको पीछे बताएंगे, जो पाकिस्तान है उसको आगे बताएंगे आप। नहीं, मैंने ये जरूर देखा था कि पाकिस्तान का रुपया लुढ़क कर अफगानिस्तान से कमजोर हो गया है, ये तो जरूर मैंने गूगल पे पढ़ा है सर। आप देख लीजिए ना, मैंने भी तो गूगल ही किया है, मैं कोई अफगानिस्तान से पूछ के तो आया नहीं हूँ कहीं से जाकर के, गूगल पे ही तो सर्च किया है ना। चल मैं आ रहा हूँ इस पर चर्चा। एक अतुल सेठ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। और दूसरा बड़ा एमएसएमई सेक्टर से रोजगार, और क्या एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर रोजगार भी खोलता है और रोजगार के द्वार खोलता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि व्यापार को बढ़ावा देता है। आपको लग रहा है, और कुछ कहना भी आप चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा पहले। सर दो पॉइंट है मेरा। मैं यूपी का ही निवासी हूं, तो मैंने बचपन से देखा यूपी में इलेक्शन जब होते थे तो दो मुद्दा बहुत सक्रिय रहता था, एक रोड अच्छी देंगे, एक बिजली देंगे। पिछले इलेक्शन में ये मुद्दा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को रेगुलर बिजली मिल रही है। बिजली महंगी सस्ती एक अलग पॉइंट है, ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इस पे मैं नहीं आता, बट लेकिन बिजली पूरी मिलने से प्रोडक्टिविटी एक इंसान की बढ़ती है, एक इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वो जनरेटर पे नहीं चला सकता इंडस्ट्री को, तो रेगुलर बिजली अगर मिल रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और छोटी मझौली यूनिट ज्यादा अच्छा काम करती है। अब दूसरा, जो भारतवर्ष की बात करें तो हमारी इकोनॉमी आज के समय में, जो एक वर्ड था डीकपल्ड इकोनॉमी है, पूरे विश्व में हर जगह गिरावट का माहौल है, रिसेशन चल रहा है। और हमारे यहाँ अगर आप एनएससी के फिगर को देखें और अर्निंग्स देखें तो वो ग्रोथ में है। अब यहाँ पे ये बात होगी कि इसे बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, तो बड़ी कंपनियों के संग हमेशा छोटी और मझौली कंपनियां साथ होती हैं, जो उनको इक्विपमेंट्स देती हैं, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। तो जहां पे बड़ी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, कोई बड़ा यूनिट कहीं भी लगा देश में, तो ऐसा नहीं कि यूपी के बाहर अगर कोई यूनिट लगा है तो यूपी का व्यक्ति वहां जाके सप्लाई नहीं कर सकता। तो छोटी यूनिट्स को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर देश की तरक्की हो रही है, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अगर वहां किसी स्टेट में यूनिट लगी है बड़ी, तो यूपी के लोग भी वहां जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, और हम लोग, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि आज के समय में लेबर की प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों? क्योंकि गांव के बच्चे अब पढ़ लिख के अच्छा काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं 25-50 हजार रुपए पर मंथ हम अपने बिजनेस से अर्न करेंगे, तो वो छोटी यूनिट्स लगाना चाहते हैं। तो गांव में बिजली मिल रही है 18 घंटे, तो उससे भी वो अपनी छोटी छोटी यूनिट चला रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी डे बाय डे ग्रो कर रही है। हाँ, एक जगह मुझे लगता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को जरूर ध्यान देना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पे। वो सबसे बड़ा फाउंडेशन है एक कंपनी, एक कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो जब तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, गांव बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है आपने कि शिक्षा के क्षेत्र में, हालांकि बजट तो दिया गया लेकिन ग्राउंड पर उसका बदलाव होना चाहिए। चंद्र प्रकाश साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं सर? आधा मिनट और दे दीजिए। हाँ अतुल जी जल्दी से। शिक्षा का बजट कम भी किया गया। हाँ, बट हम वस्त्र देंगे, हम ये सब देंगे, बहुत अच्छा है, बट हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल सुधारने की बहुत जरूरत है। आज बीजेपी कभी नहीं जीतती थी जब तक वो गांव में नहीं गई। आज गांव में जाती है तो बीजेपी जीतने लगी। रीजन क्या था? क्योंकि हम गांव से अंटस थे। तो आज हम अपने, कोई भी सरकार हो, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अपने कंट्री के सिटीजन्स को देंगे, तो
कोई भी सरकार होगी उसको बिल्कुल, ये बहुत नहीं बहुत असर पड़ता है इस बात का। चंद्र प्रकाश जी, आपने कहा बजट बहुत अच्छा है, आपने चर्चा की शुरुआत में यही कहा कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं बजट इस बिंदु पर भी ध्यान देने की जरूरत थी सरकार के, तो और अच्छा हो जाता यूपी के लिए? नहीं, बिल्कुल सर, एजुकेशन तो प्राइमरी चीजें होती हैं, एजुकेशन पर तो ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा सर कि जैसे भी हम आपके जो भी गेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा जो है कि विकास नहीं हो रहा है या विकास नहीं दिख रहा है, तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी गरीब लोगों के मकान इन्होंने बनवाए हैं या बने हैं और अभी भी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, तो जरा सा उस पर भी ध्यान दें कि इन 8 साल या 10 साल के पहले क्या स्थिति थी और आज के डेट में क्या स्थिति है, तो खुद ही विकास अपने आप ही दिखने लगेगा। 10 साल पहले रोड की क्या स्थिति थी, आज रोड की क्या स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये इंफ्रा पे भी काफी ध्यान दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी अपने एफर्ट्स लगा रही है। तो इसी वजह से इन्होंने लगभग 33% जो है इन्होंने बजट का पैसा दिया इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। जी चलिए, मैं मेजर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे अब आपने कहा कि सड़कों की स्थिति बदली है, क्योंकि जब सड़कें में गड्ढे होते हैं और जब ऐसा, तो सब कहते थे भैया अब यूपी आ गया, लेकिन वो चीजें अब नहीं है। ये मेरा तजुर्बा है सर। नहीं देखिए, जो सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई उनकी कंडीशन तब क्या थी, आज क्या है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन समाजवादी पार्टी में हुआ, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उनके उसमें हुआ है कार्यकाल। आप दोनों एक्सप्रेसवे हैं, आगरा और लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे है, तो उसको देख लीजिए, उस पे एयरक्राफ्ट भी लैंड हो जाते हैं। और यहाँ मैंने देखी थी वो फोटो जिसमें कितने फीट का गड्ढा हो गया था, पूरी जमीन ही ढह गई। और कई कई जगह एक्सीडेंट हुए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि उसका लेवल जो है वो बिल्कुल समतल नहीं था, थोड़ा ऊपर नीचे था। तो जो हाई स्पीड पे होती हैं गाड़ियां, तो वो जो छोटा सा ऊपर नीचे भी लेवल होता है, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये फर्क जो बनाया गया उसमें साफ साफ नजर आ गया। अभी जो बात हो रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो समाजवादी पार्टी के उस पर भी देख लीजिएगा, 2 बयान हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है जो उन्होंने लोकसभा में दिया, और एक प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 4 करोड़ मकान बनाए हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया अभी 1 तारीख, तो उन्होंने कह दिया 3 करोड़ जो है आवास वो बनाए हैं। तो 1 करोड़ आवास जो है वो दोनों में जो है वो डिफरेंस है। यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 4 करोड़, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है 3 करोड़। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? चले, मैं एक सवाल आलोक जी, जो मेजर साहब सवाल उठा रहे हैं उनका भी जवाब दीजिए। और एक मेरा सवाल है सर, बहुत चीजें मैं पढ़ रहा था, करीबन मैंने 53 भाग है मेरे पास जो थे, तो हर चीज में आपने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। एक महत्वपूर्ण इशू है रोजगार के लिए आपने रास्ते बनाए हैं, चाहे वो MSME सेक्टर हो, बहुत सारे सेक्टर्स हो, लेकिन रोजगार का एक सीन साफ नजर नहीं आता है कि युवाओं के लिए। और एक बड़ा इशू होता है सर, 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा, और 2024 में भी एक रोजगार का बड़ा मुद्दा रहता है, खासकर यूपी के लिहाज से तो बहुत। देखिए, रोजगार कैसे उत्पन्न हो रहा है और कैसे उसकी संख्या गिनी जा सकती है, उसका सबसे बड़ा आधार है EPFO के आंकड़े, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात जहां पे हम करते हैं। आपको वहां से उसका अंतर दिख जाएगा कि हमने कितने उसमें रोजगार बढ़ाए। मैंने बताया ना आपको, पिछले 10 सालों में 18 करोड़ लोगों को रोजगार पूरे देश में मिला है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, इसी में आपको अंतर समझ में आ जाएगा, इसका कोई और आंकड़े नहीं होते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब उत्पादन बढ़ेगा, इकाइयां बढ़ेंगी, GST बढ़ रहा है, उत्पादन कर बढ़ रहा है, यानी कि निर्माण और निर्यात के लगातार काम हो रहे हैं, तो उस पर तो रोजगार उत्पन्न होगा ना। उन लोगों को काम मिल रहा है, अधिक काम मिल रहा है, कई गुना अधिक काम बढ़ गया है, तो आपके रोजगार के आंकड़े आपको वहां से मिलेंगे। रही बात प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं मेजर साहब, ग्रामीण आवास और शहरी आवास 2 अलग अलग क्षेत्र के हैं। जो वित्त मंत्री की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ग्रामीण आवास का आंकड़ा दिया है, दोनों क्लब करेंगे तो करीब 4 लाख करोड़ से ऊपर है। और अभी सरकार ने 5 सालों में 2 करोड़ और अधिक घर बनाने की बात कही है। हम 6 करोड़ गरीबों को घर अब देंगे। आलोक साहब चलिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। आपसे बड़ा सवाल, इतना भारी भरकम बजट लेकर आए यूपी के लिए, ये बजट वोट दिलवा पाएगा 2024 में या नहीं? देखिए, बजट हम लगातार बेहतर कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना लेकर के हम काम कर रहे हैं।
जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को नकार करके चारों खाने चित कर रखा है। क्योंकि झूठों के मामले में जो झूठ बोलने वाले नेता हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। इसीलिए आप देख लीजिए, कोई चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, कोई भी तरह का चुनाव हो, कोऑपरेटिव का चुनाव हो, स्पष्ट पड़े हैं ये समाजवादी पार्टी, क्योंकि झूठों के सरदार वहां बैठे हुए हैं। उनका काम है गुमराह करना प्रदेश। चलिए सर, उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन ये बजट उम्मीदों का ना हो, ये बजट धरातल पर उतरे, ये उम्मीद करें, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम बजट है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास चर्चा में। लेकिन बजट वाकई में बहुत बड़ा बजट है, हर सेक्टर उसको पैसा दिया है, लेकिन ये धरातल पर उतरता है तो वाकई में यूपी में जो योगी का राम में बजट है वो राम में ही हो जाएगा, अगर बहुत तेजी के साथ इस पर बजट पर काम होता है। अब देखिए ये बजट बीजेपी को 2024 में वोट दिला पाएगा या नहीं, क्योंकि अब इसके बाद चुनाव ही है, नजदीक आ लिए हैं। अब कितना फायदा मिलता है इस बजट से ये जनता तय करेगी।